नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कहानी और स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बड़े भाग पर प्रभुत्व था। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध के साथ अवंती को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण पाने से पहले अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को समाप्त करने के लिए पूरा श्रेय मराठों को दिया जाता है। पश्चिमी दक्खन पठार से एक योद्धा समूह है जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करके प्रमुखता से उठे थे। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे प्रमुख हो गए, जिन्होंने आदिल शाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी राजधानी के रूप में रायगढ़ के साथ एक हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। उनके पिता महाबली शाहजी राजे ने उससे पहले तंजावुर पर विजय प्राप्त की थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजीराव उर्फ एकोजी राजे को विरासत में मिला था और उस राज्य को तंजावुर मराठा राज्य के रूप में जाना जाता था। बेंगलोर, जो 1537 में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार केम्पे गौड़ा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसे 1638 में उनके उपसेनापति शाहजीराजे भोंसले के साथ रानादुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़ी आदिल शाही बीजापुर सेना द्वारा बेंगलोर पर कब्जा कर लिया गया था, जिन्होंने केम्पे गौड़ा को हराया था और बेंगलोर शाहजीराजे को जागीर के रूप में दिया गया था। मराठे अपने गतिशीलता के लिए जाने जाते थे और मुगल मराठा युद्धों के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में सक्षम थे और बाद में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते मुगलों द्वारा कैद से रिहा किया गया था। अपनी चाची छत्रपति महारानी ताराबाई के साथ थोड़े संघर्ष के बाद बालाजी विश्वनाथ और धनाजी जाधव के साथ छत्रपति शाहू महाराज शासक बने। उनकी मदद से प्रसन्न होकर छत्रपति शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा यानी मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते रहे। मराठा शासन के विस्तार में बालाजी विश्वनाथ और उनके वंशजों की अहम भूमिका थी। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर के अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल, दक्षिण से उत्तर से पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर तक फैला हुआ था। इतिहासकार अटक को मराठा साम्राज्य का अंतिम मोर्चा मानते हैं, हालांकि उन्होंने पेशावर पर कब्जा किया था। भारतवर्ष सम्राट छत्रपति ने मुगल सिंहासन को समाप्त करने के लिए सदाशिवराव भाव को दिल्ली भेजा। 1761 में मराठा सेना ने अफगान दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, जिससे उनका अफगानिस्तान में साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए माधवराव ने शूरवीरों को सबसे मजबूत करने के लिए अर्धस्वायत्तता दी और मराठा संघराज्य बनाया। ये सरदार बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर और मालवा के होलकर, ग्वालियर और उज्जैन के शिंदे, देवास के पवार और धार के पवार के रूप में जाने जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में पेशवा पद के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके कारण पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे विजयी हुए। दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध में उनकी पराजय होने तक मराठे भारत में पूर्व प्रख्यात केंद्र शक्ति बने रहे। मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तट था, जिसे कान्होजी आंग्रे जैसे नौसेना प्रमुख के अधीन शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। वह विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत सफल रहा, विशेष रूप से पुर्तगाली और ब्रिटिश लोगों के।
तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और भूमि आधारित किलेबंदी करना मराठों की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे। मराठों ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक के बाद एक अनेक युद्ध लड़े और जीते। इससे मराठा साम्राज्य का निर्माण हुआ। इन विजयों की श्रृंखला का आरंभ 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्ति के साथ हुआ। कई अपने भाग्य में सुख वैभव लेकर आते हैं, कई अनंत संघर्ष से अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। क्षमता, साहस, शौर्य, पराक्रम के बल से मुगलों के साम्राज्य में चुनौती बनकर शासन कर पाने की शिवाजी व महाराणा प्रताप की गाथाएं भारतीय जनमानस को उत्साहित करती है। पश्चिम भारत का इतिहास सदा आक्रांताओं को रोकने का रहा है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के शौर्य देशभक्तों को प्रेरणा देती रही हैं व देती रहेंगी तथा राष्ट्र को खंडित करने या इसकी पराजय का सपना देखने वालों की आंखों को खटकते रहेंगे। भारत के स्वाभिमान के लिए छत्रपति शिवाजी राजे भोसले ने 339 वर्ष पूर्व 20 जून 1674 को पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। शाहजी भोसले के पिता अप्रतिम शूरवीर थे और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थीं। उनकी प्रथम पत्नी जीजाबाई, राजमाता जिजाऊ की कोख से महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे से उत्तर की तरफ जुन्नार नगर के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका बचपन राजा राम, गोपाल, संतों तथा रामायण, महाभारत की कहानियों और सत्संग में बीता। बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा लेकर वे सभी कलाओं में निपुण हो गए थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके बालहृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। शासक वर्ग की करतूतों पर वे बेचैन हो जाते थे और उन्होंने कुछ स्वामीभक्त साथियों का संगठन किया। अवस्था बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प प्रबलतर होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल, पुणे में हुआ था। सैनिक वर्चस्व का आरंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने संरक्षक कोनदेव की सलाह पर बीजापुर के सुल्तान की सेवा करना अस्वीकार कर दिया। उस समय बीजापुर राज्य में आपसी संघर्ष तथा विदेशी मुगल आक्रमणकाल चल रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले वे मावलों को बीजापुर के विरुद्ध संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा 150 किलोमीटर लंबा और 30 किमी चौड़ा क्षेत्र है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों का नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहा जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। शिवाजी महाराज ने जब बीजापुर में प्रवेश किया उस समय बीजापुर में अराजकता का वातावरण था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था तोरण का दुर्ग। तोरण का दुर्ग पूना के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्होंने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर संदेश भिजवाया कि वे पहले किलेदार की तुलना में अधिक धन देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह पर आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया।
उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में लेकर नियमित लगान भी बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1670 में शिवाजी के बाल मित्र माबला सरदार तानाजी मालुसरे अंधेरी रात में 300 माबालियों को लेकर किले पर चढ़ गए और उन्होंने उसे मुगलों से छीन लिया। इस युद्ध में वे किले के संरक्षक उदयभानु राठौड़ के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा सैनिकों ने अलाव जलाकर शिवाजी को विजय की सूचना दी। शिवाजी ने यहाँ पर पहुंचकर इसी अवसर पर यह प्रसिद्ध शब्द कहे थे कि गढ़ आला सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो मिला किंतु सिंह तानाजी चला गया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। 2 भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। अब तक की घटना में शिवाजी महाराज को कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बढ़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे। प्राप्त सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज कोलाबा की ओर बढ़े और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। शाहजी की बंदी और युद्ध विराम। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज के कारण पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने गोलकोंडा के शासक कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी और इस कारण आदिल शाह का शत्रु। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के कारण अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के विरुद्ध कोई आक्रमण नहीं किया। इस बीच उन्होंने अपनी सेना संगठित की तथा दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। इस क्रम में बाधा बने जावली राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित शासक मोरे चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। शिवाजी ने सन 1656 में शनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मोरे और उसके दोनों पुत्र बंदी बना लिए गए पर चंद्रराव भाग गया। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावल सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए। मुगलों से पहली मुठभेड़। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता की स्थिति हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े पा लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े,
4 हाथी के मिले, उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी अधिकार जमाया। इसके परिणामस्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। कोंकण पर अधिकार। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डावांडोल राजनैतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, पर जंजीरा के सिद्दियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के अधिपति बन चुके थे। बीजापुर से संघर्ष। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्लाह भटारी अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर वाई के निकट शिरवल नामक स्थान तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी को संधिवार्ता के लिए भेजा। उसने उसके द्वारा ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में हैं। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। शिवाजी के मंत्री और सलाहकार तो उस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तुस्थिति जानने अफजल खां के पास भेजा। गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खां ने अपने कटार से शिवाजी पर वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों व घनखों से मार दिया। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजापुर तथा दावुल पर भी उनका अधिकार हो गया। अब बीजापुर के आतंकित सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वे भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला, पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया, राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे।
उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 सैनिक लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मवलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता 3 दिन न टिक सका तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में सफल रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र तथा 40 रक्षकों और अगिनत फौज का कत्ल कर दिया गया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेजा गया। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा राज्य जलाकर नष्ट कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और भारतीय मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा, आम आदमी को नहीं, और फिर लौट गए। घटना का उल्लेख डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारी भारत तथा एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शहजादा मुअज्जम तथा उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली वार्षिक आय 4 लाख खून थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख खून अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख खून का राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा करनी होगी। बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। आगरा में आमंत्रण और पलायन। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरुद्ध उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजर कैद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, किंतु अपने अजोड़ साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी बनारस गए। पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुँच गए। इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते समय उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। 20 जून 1674 तक छत्रपति शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।